also wants a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजिंग, चैप्टर्स का नाम था, टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब कि संगठन ढांचा, हिंदी में इसको बोलते हैं संगठन ढांचा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स भी कुछ बोलते हैं, कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के नाम से इसको जानते हैं। अब ये क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखो नोट्स में क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द फॉर्मली डिसाइडेड ग्रुप्स। यह वह ग्रुप है जो पहले से डिसाइड किया गया है। यह वह ग्रुप है जो पहले से क्या किया गया है, डिसाइड किया गया है। इसमें यदि ग्रुप की बात करें तो दो ग्रुप होते हैं जो पहले से डिसाइड होते हैं। एक ग्रुप को बोलते हैं सुपेरियर और दूसरे ग्रुप को बोलते हैं सबऑर्डिनेट। ठीक है, सुपेरियर और सबऑर्डिनेट दो ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप का नाम है सुपेरियर और दूसरे ग्रुप का नाम है सबऑर्डिनेट्स। तो सुपेरियर और सबऑर्डिनेट दो पहले से डिसाइड किए गए ग्रुप्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यही दोनों के बीच का रिलेशन बतलाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यही दोनों के बीच का रिलेशन बतलाता है। नोट्स यदि देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है, तो इट रेफर्स टू द फॉर्मली डिसाइडेड ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर लिंक्ड टुगेदर एज सुपेरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। वे लोग होते हैं जिसमें सुपेरियर और सबऑर्डिनेट्स दो प्रकार के लोग होते हैं जो आपस में लिंक्ड होते हैं। इट सीक्स द एस्टैब्लिश्ड रिलेशन अमॉन्ग ऑल द पर्सन्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो होते हैं ये दोनों कोई मिल करके, सुपेरियर और सबऑर्डिनेट ये दोनों कोई मिल करके ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, दोनों कोई मिल करके रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी घटनाएं घट रही है, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एक्टिविटी है, काम है, उस सारे एक्टिविटी सारे काम सही तरीके से हो। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सुपेरियर और सबऑर्डिनेट्स, सुपेरियर बोलने का मतलब कि सीनियर और सबऑर्डिनेट्स बोलने का मतलब कि जूनियर। सुपेरियर बोलने का मतलब कि मैनेजर, सबऑर्डिनेट बोलने का मतलब एम्प्लॉय। तो सुपेरियर क्या हुआ जी, सुपेरियर और सबऑर्डिनेट्स दोनों कोई मिल करके जो है, सुपेरियर और सबऑर्डिनेट्स मिल करके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम होते हैं सारे कामों को करने में मदद करते हैं। हाँ, और तुम लोग हंसो, पीछे वाला बेंच से लगा था। अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेरियस पोस्ट कैन बी क्रिएटेड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। ये दोनों मिल करके, सुपेरियर और सबऑर्डिनेट्स ये दोनों कोई मिल करके ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारा पोस्ट क्रिएट करते हैं। ढेर सारा ये दोनों मिलकर के क्या क्रिएट करते हैं, पोस्ट क्रिएट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में सुपेरियर और सबऑर्डिनेट्स मिलकर के बहुत सारा पोस्ट क्रिएट करेंगे, जो कि ये क्या होंगे, पोस्ट क्रिएट करने के बाद अंडर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफरेंट ये जो पोस्ट क्रिएट करते हैं और वही पोस्ट पे लोगों को रिक्रूट किया जाता है। ठीक है, यही पोस्ट पे लोगों को रिक्रूट मतलब कि कहने का मतलब कि लोगों को भर्ती किया जाता है ताकि ये पोस्ट को भरे और काम, रेस्पेक्टेड काम को करें। ठीक है, वही मैंने लिखवाया है, अंडर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेरियस पोस्ट कैन बी क्रिएटेड, वेरियस पोस्ट बनाए जाएंगे। ठीक है, टू परफॉर्म द डिफरेंट एक्टिविटी, ताकि ये जो पोस्ट पे रिक्रूट करके जो काम करना है वो काम करवाया जा सके। फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, इस क्यों किया जाएगा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो लक्ष्य होगा, यह लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसके लिए ये लोग मिलकर के ग्रुप गोल्स बनाते हैं, पोस्ट क्रिएट करते हैं, सुपेरियर और सबऑर्डिनेट मिलकर के पोस्ट क्रिएट करेंगे और उस पोस्ट पे लोगों को रिक्रूट करेंगे।
ठीक है, रिलेशन अमंग पर्सन्स वर्किंग ऑन द डिफरेंट पोस्ट आर डिटरमाइंड। अब बताओ, इसमें मान लो कि 5 गो पोस्ट बनाए गए, जैसे कि मैंने बताया था HR का पोस्ट, स्पोर्ट का पोस्ट, और क्या क्या पोस्ट बतलाए थे, याद है कुछ? टीचिंग का पोस्ट, लैब टेक्नीशियन का पोस्ट, और क्या था? कंस्ट्रक्शन कहाँ से आ गया? डांसिंग नहीं था, म्यूजिक का शायद था। तो स्पोर्ट तो मैंने डाल दिया, PD म्यूजिक का था ना। तो मैंने वेरियस पोस्ट मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है, मैंने वेरियस पोस्ट क्रिएट कर दिया। अब ये सारे पोस्ट पे और काम करवाना, जैसे कि HR का काम करवाना, स्पोर्ट्स का काम करवाना, टीचिंग का काम करवाना, लैब का काम करवाना, म्यूजिक का काम करवाना, तो ये सभी पे काम करवाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तभी जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ था, ऑर्गेनाइजेशन जैसे चाहता था उस प्रकार से जो है काम हो सके। आई बात समझ में? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है यह एक प्रकार का फ्रेमवर्क होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक प्रकार का क्या है? फ्रेमवर्क है। यह एक प्रकार का ढांचा है जिससे लोग मिल करके, जिससे लोग आपस में मिल करके, आपस में मिलने की यदि मैं बात करूँगा तो कौन कौन आपस में मिलेंगे? तो आपस में मिलने की यदि बात होगा तो सुपेरियर और सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, आपस में मिलने की यदि बात होता है तो कौन कौन? सुपेरियर और सबऑर्डिनेट्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा जो है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा फ्रेमवर्क है, ढांचा है, जिसमें सुपेरियर और सबऑर्डिनेट्स आपस में मिलते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए वेरियस पोस्ट का क्रिएशन करते हैं, वेरियस पोस्ट बनाते हैं और उस पोस्ट पे फुलफिल करवा करके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ को कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है उतना देर से रोक करके? नहीं, कस्टमर कोई नहीं है उसका, यही पे इन लोगों को बोलते हैं हद। चलो अब आगे की बात हम लोग करते हैं। तो एक बार फिर से सुन लो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक प्रकार का क्या होता है? फ्रेमवर्क होता है, जिसमें सुपेरियर और सबऑर्डिनेट्स आपस में मिल करके एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये लोग आपस में मिलकर एक पोस्ट क्रिएट करते हैं और इस पोस्ट पे लोगों को रिक्रूट करके ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक्टिविटियों को फुलफिल करवाते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, वह गोल को कंप्लीट किया जा सके। बोलो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत? अब आगे फिर देखते हैं कंसिडरेशन व्हाइल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मतलब कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे होंगे, ठीक है, संगठन की ढांचा का निर्माण हमें करना है, तो हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान देना है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जब हम निर्माण कर रहे हैं, संगठन का ढांचा हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो कौन कौन सी बातों पे ध्यान में रखना है। मतलब कि कंसिडरेशन व्हाइल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, या तो फिर इसी को दूसरा नाम में पूछ सकता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। वह कौन कौन से घटक हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर अफेक्ट होगा, प्रभावित होता है। तो नंबर 1 की यदि हम बात करें तो जॉब डिजाइन, फैक्टर्स इसका हम बात करते हैं, तो इसके अंदर नंबर 1 जॉब डिजाइन, ठीक है। जॉब डिजाइन से पता चलता है जॉब को डिजाइन करना, मतलब कि एक हमने नियम बनाया, रूल बनाया, उस नियम को जॉब बनाया, जैसे कि हमने टीचिंग का ही एक जॉब बनाया, तो उस जॉब पे क्या होंगे, उस जॉब्स के अंदर क्या होंगे, कैसे होंगे, क्या करने होंगे, कितने तक करने होंगे, कितना सैलरी दिया जाएगा, सब कुछ डिसाइड करना, ये जॉब डिजाइन कहलाता है। देखो इसके अंदर मैंने लिखवाया है। अच्छा, ये जॉब डिजाइन कौन करेगा? सुपेरियर करेगा कि सबऑर्डिनेट्स करेगा? एक एम्प्लॉय करेगा जॉब का डिजाइन, या तो फिर जो है मैनेजर करेगा? मैनेजर करेगा। वही मैंने लिखवाया, सिंस द मैनेजर हैज टू गेट द वर्क डन बाय द एम्प्लॉय, चूंकि मैनेजर को काम अपने एम्प्लॉइयों से करवाना है, ही मस्ट स्पेसिफाई डिटेल्स ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। तो लोगों को काम के बारे में बतलाना भी अति आवश्यक है। एक मैनेजर
अपने एम्प्लॉय से काम करवाएगा ना। तो लोगों को अपने एम्प्लॉय से काम करवाएगा, तो कौन काम किस एम्प्लॉय से करवाना है इसका क्लियरिफिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं यदि करवाता है ये क्लियरिफिकेशन, जॉब डिज़ाइन में बेसिकली यही समझो कि एक मैनेजर जब वर्कर से काम करवाएगा, एम्प्लॉय से काम करवाएगा, तो कौन सा एम्प्लॉय को कौन सा काम सौंपना है, कौन सा एम्प्लॉय को कौन सा काम सौंपना है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये डिसाइड करेगा, मैनेजर डिसाइड करेगा जॉब डिज़ाइन के अंदर कि कौन से एम्प्लॉय को कौन सा काम दें, नहीं तो फिर क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो सकते हैं। नंबर 2 है डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन जिसे हम लोग बोलते हैं विभागीकरण। डिपार्टमेंटेशन को हिंदी में विभागीकरण बोला जाता है, मतलब कि विभागों में बांट देना। तो देखो, जब सबका जॉब डिसाइड कर दिया गया, सपोज करो कि सबका हमने इंडिविजुअल हर किसी का मैंने जॉब डिसाइड कर दिया, तुम्हारा ये काम, तुम्हारा वो काम, तुम्हारा वो काम, तुम्हारा वो काम। तो इसके अकॉर्डिंग मैं लोगों के कामों के आधार पे, एक नेचर के आधार पे मैं क्या करूँगा, एक नेचर के आधार पे एक डिपार्टमेंट बना दूंगा। लोगों के एक नेचर के वर्ग के आधार पे क्या बना दिया जाता है, डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, जिसे डिपार्टमेंटेशन बोला जाता है। ठीक है, और डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन का होना अति आवश्यक है। डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे देखो, सबसे पहले हमने क्या किया कि विद्यालय हमारा था, तो उस विद्यालय में हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स का डिफरेंट टीचर्स होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे। तो ईच एंड एवरी चैप्टर्स के ऊपर एक एक टीचर को मैंने हायर कर दिया, जिन्हें मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि आपको ये चैप्टर पढ़ाना है, आपको वो चैप्टर पढ़ाना है, आपको वो चैप्टर पढ़ाना है। ठीक है, वो सब्जेक्ट पढ़ाने, चैप्टर नहीं सॉरी सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट सबको मैंने दे दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब 2-3 बच्चे लोग आए, 2-3 लोग मेरे पास एम्प्लॉय जो बचा, उनको मैंने कह दिया कि 2 एम्प्लॉय जो है आप लोग मिल करके एक कैश काउंटर देख लेना, फ़ी वगैरह ये सब का चेक कर लेना, फ़ी वगैरह ये सब जो कैश काउंटर चेक कर लेना। एक जो बचा उसको मैंने कोई अन्य कामों पे लगा दिया, उसे मैं मान लो कि मैं उसे प्रचार प्रसार करने के लिए लगा दिया। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे पास यदि 10 आदमी थे, मेरे पास 10 एम्प्लॉय थे, जिसमें से मैंने क्या किया, 7 एम्प्लॉय को 7 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए मैंने रख दिया। 7 एम्प्लॉयज़ को 7 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाने को रख दिया। 2 एम्प्लॉय को मैंने क्या कर दिया, कैश पे बैठा दिया, और तीसरे एम्प्लॉय को आउटर कॉलम संभाल दिया। तो अब देखो, ऐसे बोलोगे कि 7 टीचर्स जो है, 7 एम्प्लॉय टीचर हैं, टीचिंग डिपार्टमेंट, वे टीचिंग के काम करेंगे। 7 लोगों का काम का नेचर एक ही है कि नहीं है। 7 लोग 7 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं। तो ये 7 लोग जो है नेचर के हो गए, तो 7 डिफरेंट टीचर्स हो गए, तो ये टीचिंग डिपार्टमेंट हो गया। अब दो जो एम्प्लॉय बचा, उसे हमने कैश काउंटर पे बैठा दिया, कैशियर मैंने उन दोनों को बोल दिया। तो 2 पर्सन्स आर लिंक्ड विथ कैशियर डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट। एक जो है आउटर डिपार्टमेंट का है। तो अब बताओ, टीचिंग डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट, दोनों के बीच में झगड़ा होते रहना चाहिए, दोनों के बीच में झगड़ा होना चाहिए। मान लो कि जो है कैशियर जो थे, यहाँ पर 2 आदमी को मैंने बैठाया था, तो एक आदमी कैश कलेक्ट करते थे, फ़ी वगैरह कलेक्ट करते थे, दूसरा जो आदमी थे, एम्प्लॉय हमारा था, वो क्या करता था, स्कूल का मैनेजमेंट संभालता था। स्कूल में कितने बच्चे हैं, कौन से बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कौन से बच्चे का कहाँ पर प्रॉपर एड्रेस है, कौन से बच्चे को क्या जो है पूरा मैनेज करना, ठीक है, तो वे संभालते थे। सपोज करो कोई टीचर थे, उनको किसी भी प्रकार का कंप्लेन करना था बच्चों के पेरेंट्स के पास, लेकिन बच्चा तो जानते हो कि बच्चा तो नंबर तो बतलाएगा नहीं, बच्चा तो नंबर देगा नहीं कंप्लेन करने के लिए। अब उस फलाने बच्चे का जो है क्वेरी को लेकर के ये कैशियर डिपार्टमेंट में आते हैं और ये मैनेजमेंट को बोलते हैं कि आप फलाने बच्चे का जो है ये पेरेंट्स का डिटेल निकाल के उनके पास कंप्लेन करवा दीजिए, कॉल कर दीजिए। अब ये कहेगा मैं क्यों करूं, मैं क्यों बताऊं, दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा रहेगा, तो बताओ इस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, नहीं चलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जब हम डिपार्टमेंटेशन कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट जब बनाते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंटों में कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है।
लोगों की यूनिटी, एकता का होना जरूरी है। लोग एक साथ मिल करके काम करेंगे। अलग अलग में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन द वर्क सारे के सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही कर रहे हैं, इसीलिए सभी लोगों को एक साथ कोऑर्डिनेट करने की आवश्यकता है। उसके बाद स्पैन ऑफ कंट्रोल, तीसरा है स्पैन ऑफ कंट्रोल। जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमें यह डिसाइड भी करना है कि सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर सारे लोगों का अथॉरिटी कितना है, अधिकार कितना है, कितना तक वो काम कर सकता है, क्या उसके फेवर में है काम करने के लिए, क्या उसके फेवर में नहीं है, जिसे बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। जैसे कि मैंने किसी भी बच्चे टीचर्स को मैंने हायर किया था, जो उनका काम क्या था, पढ़ाना। अब बताओ मेरे गैर मौजूदगी में जो है वे टीचर ने कोई बच्चे को रेस्ट्रिकेट कर दिया, क्या उनके पास ये राइट होगा? क्या उनके पास ये राइट है कि निकाल दे बच्चे को? क्लास से बाहर निकालना अलग बात होता है, लेकिन विद्यालय से बाहर निकालना, क्या उनके पास ये राइट होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल भी डिसाइड करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना होता है कि जो लोगों को मैं काम सौंप रहा हूं उसके पास कितना जो है कंट्रोल, उनके ऊपर मैं कितना कंट्रोल कर सकता हूं, उनके पास मैं कितना राइट दे रहा हूं, उनके पास मैं कितना उनको अथॉरिटी दे रहा हूं, ये सब डिसाइड करता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। देखो नोट्स में मैंने क्या लिखवाया है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डिपार्टमेंट, जब डिपार्टमेंट बन जाते हैं, हाउ मेनी पीपल्स एंड द जॉब्स वन पर्सन कैन मैनेज रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय द सुपेरियर। अब कितने लोग काम करने वाले हैं, कैसे काम करने वाले हैं, ये सब के ऊपर कंट्रोल करना भी मैनेजर का एक जिम्मेदारी होता है। अगला है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये वाला टॉपिक बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं अपने अधिकारों का भारार्पण। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकारों का भारार्पण। एज पर इट्स नेम सजेस्ट, अधिकारों का भारार्पण, अधिकार का भार का अर्पण कर देना, भारार्पण कहलाता है। भार का अर्पण करना मतलब क्या होता है, अपना काम कोई और से करवाना, अपना काम कोई और से करवाना, जिसे हम क्या बोलते हैं, भारार्पण बोलते हैं, डेलीगेशन बोला जाता है। तो अधिकारों को हम डेलीगेट कर देते हैं, ठीक है। जब भी ध्यान में रखना, ये एक वास्ट टॉपिक भी है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर। तो एक मैनेजर का ये भी कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना कुछ काम, ठीक है, अपना कुछ काम अपने एम्प्लॉय से करवाए। अब कहोगे ये क्या भला बात हो गया, अपना कुछ काम अपने एम्प्लॉय से करवाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सोच के बताओ, एक मैनेजर को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैनेजर का काम है जो अपना कर रहा है, डजंट मैटर, लेकिन हम अपना काम भी मैनेजर से करवाएं, हम अपना काम, सॉरी मैनेजर से बोल रहे, हम अपना काम भी अपने एम्प्लॉय से करवाएं। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? देखो एक्सपीरियंस होगा, ओके दैट्स गुड, छुट्टी मार देगा वो डजंट मैटर, ठीक है। छुट्टी मारने वाला कोई बड़ी वैसी बात नहीं है। यहाँ पे यदि तुम लोग बोलोगे तो बॉस है भाई, तो बॉस गिरी तो झाड़ेगा ही ना, बॉस है तो बॉस गिरी झाड़ेगा ही, है? अपना काम दूसरे से करवाएगा, उसी को तो बॉस बोलते हैं। तुम्हारे लैंग्वेज में बॉस किसे बोलते हैं? हम तो जब इतना जानते हैं कि जब हम लोग बच्चा में थे, बच्चा थे उस समय हम लोग को जो स्कूल में होमवर्क वगैरह मिलता था तो दूसरे से करवाते थे। एक लड़का था, लेकिन यही कहा जाता है किस्मत की बात होती है। अभी हम अपना होमवर्क दूसरे से किसे करवाते हैं? तो बच्चा की बात है, सबका देखो किस्मत की बात होता है। जो बच्चा विद्यालय के समय एकदम डल था, भोंदू था, एकदम बैक में बैठता था, हम पीछे बैठता था, बैक बेंचर्स यू कैन से,
उसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता था, हम लोग उसका हमेशा मजाक बनाते थे। ऐसा समझो कि जिस आदमी का तुम बचपन से शुरू से मजाक बना रहे हो, वो आदमी तुमसे पहले सफल होगा, ये जान लो। जिस आदमी का तुम मजाक बनाओगे वह इंसान तुमसे पहले सफल होता है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ देख भी लिए। एक लड़का था, नाम नहीं बताएंगे, ठीक है। उस बच्चे को हम लोग बच्चा में बत्तख कहते थे, बत्तख बोलते थे। अब जो भी बच्चे को होमवर्क बनवाना होता था, जबरदस्ती उसी को दे दिया जाता, बनाओ बना दे, मेरा अभी होमवर्क बना दे। वो लड़का बार बार, अधिकांश बार तो ये भी उब करके बोलता था, ज़्यादा बॉस गिरी झाड़ोगे। तब से मेरे दिमाग में जो है, अभी यहाँ पर आते तो याद आता है कि बॉस है यानी कि मालिक बनता है, बॉस अर्थात मालिक, तो मालिक अपना रौब दिखलाता है, ठीक है। और आज वो लड़का जो है एक अच्छा पोस्ट पे गवर्नमेंट जॉब में है, इसलिए मैंने बोला नाम नहीं लेंगे। बहुत अच्छा पोस्ट पे, लगभग महीना के लाख रुपया कमा रहा है, ऐसा है। और हम देखो कहाँ गए, कहाँ ही रह गया। समय समय की बात है, जिस इंसान को हम लोग इतना मजाक बनाते थे, आज वही इंसान इतना सफल हो गया है और हम लोग अभी झोला छाप रह गए हैं। किस्मत भी बोल सकते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब कि अपना काम दूसरे से करवाना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब अपना काम दूसरों से करवाना। तो जब हम अपना काम दूसरों से करवाते, एक मैनेजर अपना काम दूसरों से करवाता है, तो मतलब कि मैनेजर के पास उस काम को करने के लिए समय बच गया कि नहीं बच गया? चूंकि वो मैनेजर है तो एट ए टाइम सिर्फ उसको वही काम नहीं करना था, अनेकों काम मैनेजर के पास होता है। तो मतलब देखो, जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करता है मैनेजर, अपना काम अपने एम्प्लॉय से करवा लेता है, कुछ कामों को, सारे कामों को नहीं, कुछ कामों को अपना काम दूसरे लोगों से करवा लेता है, तो उसके पास कुछ समय बच जाते हैं और वह समय में कोई अन्य काम भी वो कर सकता है। इसलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का होना अति आवश्यक है। बोलो, इसमें कोई दिक्कत? अब आगे फिर हम लोग चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं, ध्यान में रखना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं फंक्शनल, एक को कहते हैं डिविजनल। देखो नाम से ही पता चल जाएगा, फंक्शनल डिविजनल। फंक्शनल का मतलब होता है कार्यात्मक संगठन, ठीक है, और डिविजनल का मतलब होता है विभागीय। मतलब कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हिंदी में पूछे तो क्या बोलोगे? कार्यात्मक संगठन संरचना। यदि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हिंदी में बोले तो विभागीय संगठन संरचना, ठीक है। तो अब ये क्या होता है? एज पर इट्स नेम सजेस्ट, नाम से ही क्लियर पता चलता है। कोई भी टॉपिक को एक्सप्लेन करना है तो अधिकांश टॉपिक को हिंदी और इंग्लिश, टॉपिक का मतलब हिंदी इंग्लिश में समझ जाओ, ऑटोमेटिक आधा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर लोगे। फंक्शनल मतलब कि फंक्शन, फंक्शनल का मतलब फंक्शन, फंक्शन का मतलब काम, काम के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बांटते हैं, उसे हम लोग फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। डिविजनल मतलब कि डिवीजन, डिपार्टमेंट, तो डिवीजन डिपार्टमेंट के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन को बांट देना डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। फंक्शनल का मतलब होता है कार्यात्मक, काम के आधार पे। इसका मतलब क्या हो गया? काम के आधार पे। तो इट कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप्ड एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस। देखो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में क्या होता है? सारे कामों को, एक नेचर का जो काम है, ठीक है, काम के आधार पे एक नेचर का काम है, उसको अलग अलग बांट देना। एक नेचर, सिमिलर नेचर के कामों को अलग अलग बांट देना क्या कहलाता है? फंक्शनल कहलाता है। सिमिलर नेचर, एक संगठन में सिमिलर नेचर का काम को बांट देना, वो क्या कहलाता है? फंक्शनल कहलाता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, आई बात समझ में? और उसका एक खुद का अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? सिमिलर नेचर का वर्क, एक ही प्रकार का किया गया काम, सिमिलर नेचर का वर्क,
एक जैसा कि एक प्रकार का किया गया काम के आधार पे छोटे छोटे ग्रुपों को बांट देना उसे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। और जब छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो इसके अंदर एक डिपार्टमेंट्स का क्रिएशन करते हैं, इसके अंदर डिपार्टमेंट बन जाता है, ठीक है, और जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से काम को करे। जैसे कि यदि हम बात करते हैं तो एक फ्लो चार्ट बनवाए थे कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वे क्या कर दिए, ये इन्होंने बांटा बीओडी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स ने बनाया बीओडी को। अब ये जो बीओडी जो था, बीओडी ने बनाया जनरल मैनेजर को, यू कैन ऐसे भी कह सकते हो, ये तो बाबू आउटसाइडर है, शेयर होल्डर्स आर द आउटसाइडर पर्सन्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। बीओडी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल ने मिडिल लेवल को क्रिएट किया, मिडिल लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये लोअर लेवल को क्रिएट करे, लोअर लेवल को क्रिएट करे। इसने तरह तरह के मैनेजर्स को क्रिएट किया, तरह तरह का सिमिलर नेचर के कामों को डिवाइड किया। जनरल मैनेजर की बात करूं 1 2 3 4, तो मैंने तुम लोगों को 4 छोटे छोटे हिस्सों में बंटवाया है। मतलब कि जनरल मैनेजर ने 8 है, अच्छा इसके बाद फिर नीचे ऐसे लिखे हो, अरे ढक्कन तो कम से कम सही से तो लिखा करो। चलो मैं 4 के अकॉर्डिंग बताता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होंगे, देखो जनरल मैनेजर क्या करेगा, जनरल मैनेजर ये देखेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने काम हैं, जनरल मैनेजर का ये डिसाइड करेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने काम। मैंने इसके लिए 4 काम को मैंने बांटा, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी 4 काम लेके चलो, कौन कौन सा हो सकता है, नॉर्मली बतलाओ। फाइनेंस, चलो फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एक और जल्दी से बोल दो, पर्सनल, ठीक है, वो तो देख के बोल दियो। और कोई कुछ, सेल, चलो ठीक है। 5वां जो बोले थे पर्सनल, उसको अभी मैं लिख देता हूँ, पर्सनल। चलो 5 पे ही काम करते हैं। अब फाइनेंस, जनरल मैनेजर ने डिसाइड किया, जनरल मैनेजर ने डिसाइड किया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 5 प्रकार के काम हैं। जो काम है, बहुत सारे काम है, ऐसा नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बस इतना ही काम है। मेजरली इन्होंने 5 काम को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। अब बहुत सारे कुछ लोगों को देखा, चेक किया, सबका जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने देखा कि 3 लोग या तो फिर कहो कि 20 लोग, कुछ भी लेके चलते हैं, क्योंकि कंपनी है तो 5-10 से तो काम चलेगा नहीं, बड़े बड़े लोगों की आवश्यकता होगा, नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा होने चाहिए। तो 20 लोगों को मालूम चला कि ये लोग हिसाब किताब करने में बड़ा एक्सपर्ट हैं, 20 लोग हिसाब किताब करने में एक्सपर्ट हैं। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या कहता है, हिसाब किताब पूरे टोटल ऑर्गेनाइजेशन में, सपोज करो कि 200 लोग हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, सपोज करो कि 200 लोग हैं, तो 200 लोग में से कितने लोग जो है हिसाब किताब करने में एक्सपर्ट हैं, 20। तो सिमिलर नेचर के पर्सन्स को अलग रखो, इन लोगों को इसके अंदर भेजो, फाइनेंस के अंदर। फाइनेंस का एक हेड होगा बाबू, फाइनेंस हेड के अंदर 20 लोगों को डालो। सिमिलर नेचर ऑफ वर्क को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन के लिए सेमी स्किल्ड लोग भी चल सकते हैं, जिसके पास नॉलेज कम है वे लोग भी चल सकते हैं प्रोडक्शन करने में, है कि नहीं। तो ऐसे मुझे मालूम चला 80 लोग, तो 80 लोगों को मैंने प्रोडक्शन हेड के अंदर मैंने दे दिया। मार्केटिंग में वे लोगों को हायर किया जा सकता है जो बोल चाल में बड़ा अच्छा हो, है ना, बोल चाल में अच्छा हो, तुरंत
हाइपर नहीं होते हो। अब मेरे जैसा आदमी रह जाए तो थोड़ा सा कोई मान के चलो कि कुछ उल्टा सीधा बोल दिए तो सुना देगा सामने जा कर के। तो मेरे जैसे नहीं, पेशेंस, इन लोग में पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है। यदि तुम गौर करोगे अपने लोकेलिटी में, अपने क्षेत्र में, तो देखोगे कि एक जो सेलर है, सेलर के अंदर बहुत सारे ऐसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले लोग पहुंचे हुए रहते हैं। वो छोटा जो है सेलर, उसको बैठाए हुए रह जाएगा, घंटों तक बेचारा मार्केटियर बैठे हुए रहते हैं उसके दुकान में। इतना तो उसको लगभग बैठते बैठे इतना याद हो जाता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दुकान का है, लगभग सेम सभी जगह होते हैं। सपोज करते हैं कि ये एक इंसान था, एक सेलर था, जो प्रोडक्ट को जो है एक स्नैक्स बनाने वाला कंपनी का था, और वो अपना स्नैक्स का प्रचार के लिए, मार्केट करने के लिए दुकान दुकान जा रहा था। तो एक दुकान में गया अपना स्नैक्स का प्रचार करने के लिए, तो कहा कि अच्छा अभी थोड़ा देर बैठिए, कस्टमर को पहले देख लेंगे। छोटा 1 घंटा तक बैठाया। जाहिर सी बात है कोई ऑफिस में थोड़ी बैठा हुआ होगा, दुकान में ही बैठा हुआ रहेगा। 1 घंटा में जितने भी कस्टमर गए होंगे वहाँ पर बैठ करके तो सुन तो रहा ही होगा, कौन क्या ले रहा है, कौन क्या ले रहा है। यदि 10 दुकान सुन ले तो ये भाई साहब को दुकान का नॉलेज हो जाए, कौन सा प्रोडक्ट कितना में अभी चल रहा है, कौन सा चीनी का दाम क्या, अभी आटा का क्या दाम है, तेल का क्या भाव है, फटाफट यही बता दे। यदि गलती से 10 मिनट के लिए दुकानदार गायब हो जाए तो ये दुकान संभालने के काबिल है, लेकिन इसको लोग बैठा करके रखेंगे। अब बताओ, ये दुकानदार, ये जो मार्केटियर है, दुकानदार के पास जाए, सर थोड़ा सा देख लीजिए ना हम लोग, अभी अरे रुकिए महाराज, अभी पहले कस्टमर देखे कि हम आपको देखें पहले। इन लोग में कितना पेशेंस है, कितना पेशेंस होता है, सोच लो। तो वैसे लोगों को हायर करना। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंस मैंने लोगों को यातनाएं दिया, अपने एम्प्लॉइयों को कष्ट दिया, देखा कि कितने लोग कष्ट को झेल लेते हैं और कष्ट को झेलने के बाद भी एकदम मुस्कुरा करके उसका सामना करते हैं। दैट वन इज गुड पर्सन मार्केट के लिए। इसमें मैंने 20 लोगों को हायर किया, ठीक है। इसी प्रकार मैं क्या कर रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट्स में लोगों को मैं हायर करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो फंक्शंस के आधार पे, काम के आधार पे छोटे छोटे हिस्सा बना देना, जिससे वी कैन से डिपार्टमेंट्स। तो डिपार्टमेंट्स में जो है काम करते जाना, इसी को क्या बोला जाता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स का कुछ लाभ देख लेते हैं, एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस यह है कि इट इज इजियर टू ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द फंक्शंस एंड सब फंक्शंस। कामों के आधार पे, ठीक है, कामों के आधार पे डिपार्टमेंट बनाना बड़ा ही आसान हो जाता है। जब हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो कामों के आधार पर डिपार्टमेंट बनाना एक बहुत ही आसान हो जाता है। इट गिव्स बैलेंस वेटेड टू द बेसिक फंक्शन ऑन विच सर्वाइवल ऑफ द फर्म्स डिपेंड। ये सारे के सारे लोग एक बैलेंस रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, मतलब कि लगभग हमारे यहाँ आज इतने काम हुए, इतने का फाइनेंस कलेक्ट हुआ, लगभग आज हमारे यहाँ इतने का प्रोडक्शन हुआ, लगभग आज हमने जो है 20 जगहों पर गया, ठीक है, 20 लोग 20 जगहों पर गया। तो इसके अकॉर्डिंग बिजनेस को एक बैलेंस मिल जाता है, एक अनुमान मिल जाता है कि हमारा बिजनेस में क्या कैसे हो रहा है। It ensures effective utilization of personnel in the different departments. अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया गया है, जिससे सारे के सारे लोग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं कर रहे हैं, कि मतलब कि सारे के सारे लोग मिल करके एक साथ काम कर रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं सारे कोई मिल करके अपना अपना इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे हैं, मतलब कि बर्बादी होने का चांस कम है। बर्बादी यहाँ पर तब होता जब फाइनेंस वाले को भेज देते प्रोडक्शन में, हैं, बेचारा को फाइनेंस पैसा गिने आता था, वहाँ पर बता दो कि भट्टी में जो है तुम जो है इंडस्ट्री में, तुम फैक्ट्री में जो है मशीन के सामने तुम उसको बैठा दिए, काम हो पाएगा? उससे नहीं हो पाएगा। इसको बोल चाल बड़ा अच्छा लगता था, बोली चाल भी अच्छा लगता था, इसको फाइनेंस में बैठा दिए तो बताओ ना, बैठ करके वही बतियाते रह जाएगा।
अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में काम नहीं हो पाएंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएंगे। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन यदि करवाना है, ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन यदि करवाना है तो हमें डिपार्टमेंट्स जो है ये फंक्शंस के आधार पे बांट देने होते हैं। उसके बाद फिर आगे लिखवाए हैं, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑक्यूपेशनल एफिशिएंसी विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज प्रॉफिट। अब सबका हम मैनेजरियल स्किल्स के आधार पे सबको, देखो इसमें हमने सबका अपना अपना स्किल के आधार पे रखा। फाइनेंस वाले को फाइनेंशियल स्किल को देखते हुए मैंने रखा, जो सेमी स्किल्ड थे उनको मैंने इसमें रखा, जो अच्छा बोलचाल करने में थे उनको मैंने यहाँ रखा। तो सबको मैंने उनके स्किल काबिलियत के अनुसार डिपार्टमेंट दिया है। तो बताओ ये लोग अपना काबिलियत का प्रदर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? अपने काबिलियत का प्रदर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो बताओ ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कम होगा कि ज़्यादा होगा? ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। मतलब कि चूंकि हमने सबको उनके काबिलियत के अनुसार मैंने रखा है तो इससे प्रॉफिट का रेट जो होता है, रेशियो बढ़ जाता है। आगे है, इट अलाउ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय द टॉप लेवल टू द अनदर लेवल। अब देखो आखिरकार ये ओवरऑल वर्क, ये सब जो थे काम किसका था? ओवरऑल ये पूरा ए टू जेड काम देखना किसका काम था? बीओडी का काम था। मालिक वही, तो ये सब कुछ देखना उसी का काम है। लेकिन इसने क्या कर दिया, अथॉरिटी को, अपना अथॉरिटी को जनरल मैनेजर को डेलीगेट कर दिया ताकि ये अदर सेक्टर में चेक कर सके। जनरल मैनेजर ने अपना अथॉरिटी को ये सभी डिपार्टमेंट का हेड में डेलीगेट कर दिया ताकि ये लोग भी अलग अलग काम कर सके, है ना। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर देने से, जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो गया तब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बेहतर चलने लगा। अब बताओ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टॉप टू बॉटम की ओर फ्लो करेगा कि बॉटम से टॉप की ओर फ्लो करेगा? ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फ्लो करता है। जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो बॉटम टू टॉप। दूसरे शब्दों में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को इट फॉल्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये कौन से डायरेक्शन में फ्लो करता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करता है। अथॉरिटी जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है ये डाउनवर्ड, नीचे की ओर झुकता है। अब आगे फिर देखते हैं, ये सबसे यदि हमें फायदा है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से फायदा है, तो क्या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से नुकसान है? बाबू दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिससे फायदा ही फायदा हो। यदि किसी से फायदा है तो उससे उसको नुकसान भी है। पढ़ने से फायदा है, ज़्यादा पढ़ने से नुकसान भी है, नहीं मालूम है? अब इसलिए नहीं पढ़ते हो कहते हो तो तुम्हारा जो काम करने का, खेलने में इंटरेस्ट है, फायदा दिखता है तो उसमें उसका भी नुकसान है, तो मत खेलो। यदि तुमको खाने में फायदा दिखता है तो ओवर ईटिंग से जो होते तरह तरह की बीमारियां भी हो सकती है, मत खाओ, है ना। ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने से नुकसान भी होता है। हाँ, पढ़ने से नुकसान बताता हूँ। मैंने अपने जीवन में, ले हमारे एग्जाम्पल, हमने अपने जीवन में 2 इंसान को देखा जो एक्स्ट्रा पढ़ने के बाद अपना मेंटल कंडीशन खो बैठे। एक नंबर 1 पे जो है, एक को लोग जो है, दोनों को वैसे पागल ही बोलते थे। पहला की यदि मैं बात करता हूँ तो हम जब पढ़ते थे तो शॉर्ट टर्म्स के लिए एक इंग्लिश का टीचर आए थे। हाँ, शॉर्ट टर्म्स के लिए वो आए तो थे, लेकिन उनकी इस पागलपंती की वजह से वे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाए, इसलिए शॉर्ट टर्म्स वीकेंड से आते थे। विद्यालय में एक रूल होता है कि जैसे ही टीचर्स आते हैं खड़ा होकर के गुड मॉर्निंग सर बोलने का, है ना, प्रावधान है। भले
बोलना चाहिए, आदमी जो विद्यार्थी उसके अंदर से आवाज़ आना चाहिए, लेकिन मन रहे बोलने का ना रहे, मजबूरी गुड मॉर्निंग सर बोलना है, जबरदस्ती खड़ा भी होना पड़ता था। पता नहीं उनका क्या था, मानसिकता था। जैसे आते थे डंडा लेके हमेशा आते थे। अरे अब ना सीसी बोलता है, सीसी बोतल बोलता है कि बच्चों को मत मारिए, लेकिन पहले मारो पीटो। अरे हम लोग जैसा पिटाया है ना, मत पूछो। तो जब आते थे वे इन करते थे, सारे बच्चे गुड मॉर्निंग करके खड़ा होते जाते थे। जो खड़ा है वो भी, जो बैठा है वो भी, सबको आते के साथ पहले पीटते थे बिना मतलब का। अब क्या बोलोगे? नहीं, जो बोल सकते हो बोलो, पागल एकदम बोलेंगे, एकदम बोलेंगे कि पागल है, क्योंकि उनका हरकत ही वही है, क्योंकि उनका हरकत ही वही है, पागल वाला हरकत। उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट किए, इधर से ऐसे लिखना स्टार्ट किए, फिर डंडा उठा, फिर सब पिटाओ, बिना कोई बात का, बिना कोई मतलब का। कभी कभी जो होते हैं पढ़ा रहे हैं बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल सुनना है तो टीचर्स चुपचाप से सुनेंगे ना। सुन रहे, क्वेश्चन बोल दिए, मान के चलो तुमसे हमने क्वेश्चन पूछा कि जैसे यह एक आम खाता है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। अच्छा बच्चा इसमें नहीं बता पाता है, बताओ तो। यह एक आम खाता है। सिर्फ कॉमर्स वाले ही बता सकते, इट इज जनरल अकाउंट। जनरल मतलब आम बातें, नॉर्मल जनरल बातें हैं, जनरल बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बैंक में अकाउंट होता है ना जी, खाता वाला। तो देखो यहाँ पर हुए क्या थे, नॉर्मली वो सपोज करो कोई सवाल ही पूछो, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, सवाल पूछो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, अब खुद जवाब भी दे रहे हैं। अब थोड़ा सा डिले हो रहा है तो पीट भी रहे हैं, इसको पागल ही बोलोगे ना। तो ये फिर बाद में जब हम लोग पता चला कि ये इतना ज़्यादा पढ़े हैं, पढ़ते ये पगला गए हैं। दूसरा उदाहरण हमने अपने लाइफ में देखा, एक फैमिली में ही नहीं बोल सकते, फैमिली बहुत दूर का फैमिली में था। 1.5 महीना में विद्यार्थी जो है खुद मेंटल होने लगे। उनका घंटी में अधिकांश लोग कोई ना कोई बहाना बना के बाहर, और कहो कि लक अच्छा था तो उनका घंटी 7th पीरियड में होता था। मतलब कि उस समय ऐसे भी लोग टायर्ड फील करते थे, वॉशरूम के बहाने या कोई भी चीज़ के बहाने बाहर निकल जाना है। तो दूसरा मैंने देखा अपने लाइफ में, एक पागल इंसान, जो सही में बोला जाता है पागल, जो रोड पे इधर उधर कचरा चुन करके खाते रहता है, इधर उधर रोड पे रहता है, वो इंसान था। वंस अपॉन ए टाइम एक फैमिली में शादी हो रहा था, तो बाहर ऐसे सब कोई बैठे हुए थे। तो जब बाहर बैठे हुए थे तो वो भी पागल आ गया। आजकल के बच्चे, ये कुछ साल पहले की बात बताता हूँ, मुश्किल से 7-8 साल पहले, तो कुछ साल ही पहले की बात है ना ये। तो आजकल के बच्चे भी जानते हो, छोटा बच्चा टीवी देख करके अंग्रेजी झाड़ता है। तो वहाँ पर 2-4 बच्चे थे, खेल रहे थे, तो ऐसे नहीं करने का था, योर हैंड विल बिकम डर्टी, मम्मा ने क्या बोला है, ऐसे बोल रहे थे बच्चे। अब उसके बाद वो पागल आया, उसके बाद फिर जो है वो लोग उसको देख करके छी करने लगे, और वो वहाँ पे खड़ा होकर इतना फराटेदार अंग्रेजी बोलने लगा, इतना फराटेदार अंग्रेजी कि अब लोग वहाँ पर देख करके ताज्जुब, एक पागल आदमी इतना फराटेदार इंग्लिश। और एक थे विद्वान थे, पढ़े लिखे, अच्छा खासा पढ़े लिखे थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया एक भी गलती नहीं,
एक भी गलती नहीं। हम लोग भी ताजुब लगा, ये चमत्कार, कोई भूत उसके अंदर आ गया क्या पागल के अंदर, जो इतना फराटेदार अंग्रेजी बोलने लगा। फिर बाद में पता चला कि ये इंग्लिश का पीएचडी करते करते पगला गया था। इंग्लिश अभी भी इसका बहुत मजबूत है। ऐसा इंसान तो एक ज़्यादा पढ़ने से भी नुकसान होते हैं। इसलिए जीवन में आज के समय में सीसी बोतल ने इसको आइडेंटिफाई किया। अरे CCE एक कम्प्रिहेंसिव कुछ करके जो एजुकेशन का जो सिस्टम है CCE के आधार पे चलता है। ओ अरे CCE होता है ना जी, तो उसको CC बोलते हैं। तो CC के साथ बोतल, वो सब टाइटल लग गया और क्या उसका। CC का फुल फॉर्म क्या है, सर्च करो तो। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन इवैल्यूएशन। अच्छा, तो इसके आधार पे जो है, जो ज़्यादा जो पढ़ता है उससे नुकसान भी होता है। जो एक्स्ट्रा जो हर कोई चीज़ है, बिजनेस में हो या लाइफ में हो, जिससे फ़ायदा है उससे नुकसान भी है। क्या कुछ पूछना है? हेड कौन है? आदमी। अब देखते हैं, तब तक आगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का यदि फायदा है तो इसका कुछ नुकसान भी है। नुकसान नंबर 1 की यदि हम बात करते हैं, इट मे बी डिफिकल्ट टू अचीव कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैज टू बी एक्सचेंज अक्रॉस द फंक्शनली डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट्स। चूंकि जानकारी देखो एक डिपार्टमेंट से। पूरा एपिसोड देखने के लिए डीवी कॉमर्स क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.